आज का जो हमारा टॉपिक है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है। हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है वो ये इक्वेशन होती है। इसमें जो हाफ mv² होता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लो कि इस फॉर्मूले के अलावा हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेथड से निकालना है तो हमारे पास क्या कोई ऐसा डिवाइस पॉसिबल हो सकता है जो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सके। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, आमतौर पर जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्पीड हम निकाल सकते हैं स्पीड गन की हेल्प से। जैसे क्रिकेट में बॉल जो होती है, टेनिस में जो बॉल होती है, उसकी स्पीड आती है कोने में, कितनी स्पीड से हिट की गई, बॉल की स्पीड इतनी थी, फेंका। या गाड़ी की स्पीड निकाल सकते हैं। आजकल तो रेड लाइट पे भी स्पीड गन्स लगी हुई होती हैं जो कैमरे में स्पीड मेज़र करके बताता है। ये स्पीड किसी भी बॉडी की निकाल सकते हो तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। बट एक्चुअली क्या है, ये बड़ी बॉडीज पे तो फिर भी एप्लीकेबल हो सकता है, बट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। मान लो ये रेडिएशन फॉल कर रहा है यहाँ प्लेट पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हम बात कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की। इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना इतना सिंपल नहीं है। कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। एक्चुअली क्या होगा बच्चे, आपने शायद केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन परफेक्टली पोजीशन निकालना पॉसिबल नहीं है। पता है ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा है, क्या थ्योरम थी? कोई बच्चा पढ़ी थी ना? देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम नहीं निकाल सकते। आज तक हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है। जब हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी ही करते हैं, जब उस पर रेज ही फेंकेंगे, क्योंकि स्टडी करेंगे देखेंगे, तो रेज क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगी, डाइवर्ट कर देंगी। तो एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना इतना सिंपल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि आज तक हमारे पास ऐसा डिवाइस नहीं है जो किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जनरली बता सके। ठीक है, मतलब हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता सकते हैं। कोई गाड़ी जा रही हो, एक स्पीड गन लेके खड़े हो जाएंगे, एक डिवाइस सा होता है। जैसे आजकल थर्मोमीटर चला ना इंफ्रारेड वाला, वैसे ही ऐसा डिवाइस होता है जो उसकी स्पीड बता देगा, बट इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती। फिर अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं बता सकते तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? मैंने आपसे कहा निकालनी है बिना ये फॉर्मूला यूज़ किए, इक्वेशन यूज़ किए। तो उसके लिए बच्चे हमारे पास एक जुगाड़ होता है, एक टेक्निक होती है। देखो अच्छा, मान लो एक आइडिया हमारे पास, इधर देखो, फोन रख दो बच्चे, ठीक है। मान लो एक बॉल है, मैंने ज़मीन से ऊपर फेंकी, और मान लो मेरे पास एक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो वेलोसिटी मेजर कर सके इस बॉल की। स्पीड गन भी नहीं है, वो जो डिवाइस होता है वो भी नहीं है। बट फिर भी मेरे को अगर एक इंची टेप दिया जाए या एक स्केल दिया जाए तो मैं इसकी स्पीड मेजर कर सकता हूँ। कैसे? मैं इस बॉल को स्पीड से ऊपर फेंक रहा हूँ, जब बॉल नीचे से ऊपर जाएगी तो कौन सी एनर्जी कौन सी में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मेरे को अगर इंची टेप दे रखा है या मेजरिंग टेप दे रखा है तो भले ही मैं वेलोसिटी मेजर नहीं कर पाया, बट कम से कम हाइट तो मेजर कर लूँगा। काइनेटिक एनर्जी मेजर नहीं कर पाया तो कम से कम पोटेंशियल एनर्जी तो मेजर कर लूँगा। और मुझे पता है अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से मैंने फेंका होगा वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। समझे बच्चे? हमने पढ़ा है अपनी छोटी क्लास में, 9th क्लास में, कि एक बॉडी को अगर हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल में। अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो सारी की सारी हो जाती है। मान लो मेरे पास वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइस नहीं है तो मैं हाइट मेजर कर लूँगा, और हाइट से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, और ये क्या है? बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी मेजर करने के लिए मुझे वेलोसिटी निकालने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? नहीं पड़ी। ऐसे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, मुझे वेलोसिटी चाहिए, बट मैंने हाइट से भी निकाल ली। मास पता होगा और हाइट मैंने निकाल ली। समझे बच्चे? नहीं समझे? वेलोसिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। तो ठीक ऐसी ही टेक्निक हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते, छोटा सा होता है। तो फिर क्या करें? कुछ ऐसी टेक्निक करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करवाया? पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर भी हम एक ऐसी ही टेक्निक अपनाते हैं जिससे हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो बताओ बच्चे, कोई थॉट है आपके दिमाग में? एक्चुअली क्या होता है, जब ये चैप्टर में हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने इसका सेटअप पढ़ा था। तो मान लो मैं काम करता हूँ, यहाँ बैटरी लगा देता हूँ और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर लगा देता हूँ, इस साइड पे नेगेटिव। अब ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? करेगा, पक्की बात है, करेगा। तो एक्चुअली क्या एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी फिगर नहीं होगी, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे होंगे। ठीक है, ये इस प्लेट, कलेक्टर प्लेट पे अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल दें, क्या दें? नेगेटिव पोटेंशियल दें, तो नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और रिपल्शन के चक्कर में इलेक्ट्रॉन
रुकने लग जाएंगे। बट मान लो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रुक रहे हैं तो हम इस नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? नेगेटिव और नेगेटिव कर देंगे। क्या कर देंगे? और नेगेटिव। मान लो हम बैटरी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको इतना नेगेटिव कर देंगे, इतना नेगेटिव कर देंगे कि एक टाइम ऐसा आए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ना पहुँच पाए। अगर मान लो यहाँ हमने एमीटर लगाया हुआ है, माइक्रो एमीटर लगाया हुआ है, तो उसकी रीडिंग क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्योंकि अगर उसकी रीडिंग 0 हो गई तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, वो क्यों नहीं पहुँच पा रहे? अब आप कहोगे सर क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे उसने इतना ज़्यादा रिपेल किया होगा नेगेटिव प्लेट ने कि वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए होंगे। देखो बच्चे, इसको समझने के 2 तरीके, एक फोर्स का तरीका और एक एनर्जी का तरीका। देखो, जब हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो बॉल ऊपर जाके रुक जाती है। उसको सीखने के भी 2 तरीके। एक तरीके में आप कहोगे जब हमने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा, और ग्रेविटेशन फोर्स ने इतना लगा कि ग्रेविटेशन फोर्स के चक्कर में उसकी फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी क्या हो गई? 0। इसको हम कहते हैं फोर्स का तरीका। ये हमने फोर्स के तरीके से बोला। बट मैं इसी चीज़ को एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा। कोई बच्चा बताएगा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलूँगा मैं इसको? अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा तो क्या बोलूँगा इस लाइन को? एनर्जी मतलब नीचे से ऊपर जा रहा था तो एनर्जी उस पे मतलब कम थी, और जब ऊपर से नीचे आ रहा था ज़्यादा हो। आप ये बोलोगे जब मैंने नीचे से ऊपर फेंका तो उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती गई और ऊपर तक आते आते सारी की सारी कन्वर्ट हो गई, और ऊपर उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बिल्कुल 0। तो वहाँ वो रुक गया और वहाँ से वो लौट जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो किसी भी यहाँ पर जब हम लोग ये फोर्सेस और एनर्जी की स्टडी करते हैं तो 2 तरीके होते हैं बोलने के, एक फोर्स का तरीका और एक एनर्जी का तरीका। हमने यहाँ फोर्स का तरीका बताया आपको, बट यहाँ एनर्जी का तरीका भी तो बताना पड़ेगा। क्या कोई बच्चा बताएगा क्या एनर्जी का तरीका कैसे बताऊँ मैं? यहाँ कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है। कौन सी एनर्जी में? जैसे यहाँ देखो, इस केस में जो हमने बॉल फेंकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। किस में बच्चे बोलो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। अब मैंने यहाँ नेगेटिव अगर बैटरी लगा दी, नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? ये कौन सी एनर्जी होगी? इसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा था। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक बढ़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ रहे हैं तो ये प्लेट उसको रिपेल कर रही है, और जितनी भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप कहोगे कैसे? यार एक्चुअली क्या है कि आप थोड़ा याद करो बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R। जब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर नेगेटिव चार्ज के पास जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटती जाएगी। इधर ध्यान से समझना बच्चे। मान लो एक नेगेटिव चार्ज है, बहुत बड़ा, स्टेशनरी है, उसके ऊपर में इसके पास मैंने इलेक्ट्रॉन फेंका, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। तो जैसे जैसे इसके पास जाएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? इसकी दूर जाने की पड़ेगी, पास आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होगी, बट कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी? भाई एनर्जी तो कंजर्व होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी? देखो अगर ये दोनों नेगेटिव है तो चार्ज का साइन का तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे पास आता जाएगा आर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। समझे बच्चे? अब बच्चे कहते हैं सर कैसे स्टोर हुई, हम कैसे समझें? देखो, पोटेंशियल एनर्जी कभी दिखती नहीं है, बट पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट दिखता है। इफेक्ट कैसे? मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ आता गया इसके पास आया, तो चिपक तो जाएगा नहीं बिल्कुल भी, एक लिमिट तक आएगा, फिर वो रुक जाएगा या वापस भागेगा? वापस भागेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड हुई थी, तभी तो वापस काइनेटिक एनर्जी में फिर से कन्वर्ट होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा था फास्ट, यहाँ आते आते क्या होने लग गया? स्लो होने लग गया, स्लो होते होते रुक गया। जैसे वो रुका तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। फिर वो वापस जाएगा तो फिर से उसकी स्पीड क्या होने लग जाएगी?
बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मैंने किसी बॉल को फेंका, तो मैंने बॉल को फेंका, स्टार्टिंग में इसकी स्पीड क्या थी, फास्ट थी, धीरे धीरे क्या हो गई, स्लो हो गई, फिर ये क्या हो गई, जीरो हो गई। यहाँ पे भी इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फिर ये जैसे बॉल वापस आ जाती है, और जैसे ये वापस आती है तो इसकी एनर्जी बढ़ती है, वापस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसकी इंक्रीज होती है। तो हम कैसे मानते हैं कि बॉल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो दिखता तो आँख से है नहीं, हम ऐसे मानते हैं क्योंकि जब बॉल वापस लौट रही है तो लौटते लौटते उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड हो गई थी। तो ठीक इसका भी सिनेरियो ऐसा ही है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ के पास आएगा, तो पास आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है, बट ये फिर वापस भागेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसी और फॉर्म में क्या हो गई थी, स्टोर्ड हो गई थी, वो दिख नहीं रही थी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फिर भी दिखती है आंखों से। कैसे दिखती है, क्योंकि बॉडी क्या हो रही होती है, चल रही होती है, मूविंग होती है, मूविंग चीजें दिखती हैं, ऐसे में समझ में नहीं आता, बट एनर्जी इसका मतलब स्टोर्ड उसकी थी। तो समझ में आया बच्चों, यहाँ पर कौन सी है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में। और अगर इसको यहाँ फेंक रहे हैं तो क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो अब यहाँ पर भी क्या हुआ, अब मान लो मैं कहता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम कर सकता, क्योंकि मुझे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता किसी भी तरीके से, तो मैं क्या करूंगा, इस काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करा लूंगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करा लूंगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकता हूँ, मैं मेजर कर सकता हूँ अगर पॉसिबिलिटी है तो। समझे या नहीं समझे। जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैं नहीं निकाल सकता था, मान लो पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल सकता था ना, हाइट अगर निकाल सकता था, तो यहाँ पर भी हम यही काम करते हैं, इसके थ्रू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अभी हम आपको बताएंगे डिटेल में, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली निकाली जा सकती है, नहीं, उसको इनडायरेक्टली हम फिर भी निकाल सकते हैं। जैसे मेरी जेब में कितने पैसे हैं आप नहीं बता सकते, बट अगर मैं कहीं चलूँ आपके साथ और खर्चा करूँ और एक लिमिट के बाद कहूँ मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे, तो आपको खर्चे के बिल से समझ में आ जाएगा कि मेरे पास कितने पैसे थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं। समझे बच्चों। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या है कि हमने ये जान लिया कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं, क्या मेथड है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बट एक्चुअली क्या है, हम काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कराते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, काइनेटिक को किस में कन्वर्ट करवाते हैं, पोटेंशियल में, बट उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे क्या फॉर्मूला है। यहाँ तो फॉर्मूला ये होता है हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, ये तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। देखो बच्चे, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के काफी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हुए हैं सेकंड चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, एक फॉर्मूला k q1 q2 बाय r होता है, बट ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लग सकता, कारण ये 2 पॉइंट चार्ज के लिए होता है। किसके लिए होता है, दो छोटे छोटे से चार्ज हो। यहाँ 2 पॉइंट चार्ज है नहीं, एक तो पॉइंट चार्ज है इलेक्ट्रॉन और एक प्लेट है। क्या है, प्लेट पे कुछ पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला U इज इक्वल टू QV लगा सकते हैं। ये 2 फॉर्मूले हमने पोटेंशियल एनर्जी के पढ़े हुए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे वाला। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला फॉर्मूले तब लगता है जब 2 अलग अलग इंडिविजुअल छोटे छोटे से चार्जेस हो। तो ये यहाँ पे प्लेट है और एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी की बात है। तो इन दोनों की अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात है तो हम क्या यूज करेंगे, U इज इक्वल टू QV। इसमें Q क्या होगा और V क्या होगा। Q जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। किसका चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का। और V क्या होगा, प्लेट का पोटेंशियल। V क्या होगा, प्लेट का पोटेंशियल। वो पोटेंशियल कैसे नेचर का होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा, नेगेटिव नेचर का होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। समझे बच्चे। तो फॉर्मूला यूज करेंगे U इज इक्वल टू QV, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर बच्चे क्या होगा, यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mg, इससे यहाँ क्या लिखूँ, हाफ mv स्क्वायर किसके बराबर होगा, QV। Q की क्या वैल्यू होगी, देखो बच्चे यहाँ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E। क्या है, E, पता है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV। E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज पोटेंशियल। अब देखो बच्चे, मैंने आपको एक चीज बताई कि हम इस प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव करते गए और हमने इतना नेगेटिव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन आना रुक गए। समझे बच्चे। जैसे मान लो हमने किया -1, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, 3, 4, एक वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन रुक गए। जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे, सुन लो बच्चे इधर, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम कोई बच्चा तोड़ के बता सकता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों नाम होगा इसका, जहां पे इलेक्ट्रॉन आना स्टॉप हो गए, इसलिए उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं, स्टॉपिंग
पोटेंशियल। कोई डाउट बच्चे बोलो? तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, नहीं बता सकते? नहीं। तो क्या यूज करेंगे इसकी जगह, क्या निकालेंगे, क्या यूज करेंगे? ईवी। अच्छा अब बताओ, हमें ई तो पता है, वी कैसे पता होगा हमको? वी निकालेंगे सर, क्योंकि वी हम देखो बच्चे, वी तो हम अप्लाई कर रहे हैं। इधर देखो बच्चे, देखो बच्चे, हमको वी कैसे पता होगा? क्योंकि वो जो प्लेट का पोटेंशियल है वो तो हम बैटरी से खुद प्रोवाइड करें। मान लो हमारे पास बैटरी वेरिएबल वोल्टेज की है। कैसी? वेरिएबल, मतलब वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मतलब इस प्लेट को नेगेटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। तो हम नेगेटिव करते जाएंगे, नेगेटिव करते जाएंगे, हम खुद करें अपने हाथ से। कैसे करेंगे अभी हम इसका डिस्कशन नहीं करें, थियोरेटिकली बता रहे हो बच्चे, समझे? आप मत कहना कि सर प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, नॉब कैसे लगाते हैं, कैसे घुमाते हैं, ठीक है? इस प्लेट को नेगेटिव करते जाएंगे, करते करते जो वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन आना रुक जाएगा उस पोटेंशियल को नेगेटिव कहते हैं, और वो हम खुद अप्लाई करते हैं वी की वैल्यू। तो हमको खुद को पता ही होती है। तो हमें वी पता होगा, ई पता है, तो हमें पता चल गया, ईवी पता चल गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। वी को वी नॉट लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया और ये वी वेलोसिटी हो गया। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या है कि हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ई वी नॉट। वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है? अच्छा, जब हमारे पास जो मेन इक्वेशन होती है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि ये होती है हमारी, अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं बच्चे? हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या यूज कर सकते हैं? ई वी नॉट यूज कर सकते हैं चाहो तो ये फॉर्मूला अब आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो देखो अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। हमारे पास एक सेटअप है, इसके अंदर एक मेटल प्लेट यूज किया हमने। जो मेटल यूज किया है वो कौन सा यूज किया है? सीजियम यूज किया हुआ है हमने। जो सीजियम मेटल है उसका वर्क फंक्शन दे रखा है। इस सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पे कोई एक रेडिएशन फॉल कर रहा है। जब रेडिएशन फॉल कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो सामने जो प्लेट है, कलेक्टर प्लेट, इसको हमने नेगेटिव कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? नेगेटिव। और नेगेटिव कर दिया, कितना नेगेटिव कर दिया? इसको -0.60 वोल्ट दिया। मतलब स्टॉपिंग, इसका जो इस कलेक्टर प्लेट है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल -0.60 वोल्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो वोल्टेज होती है, वो नेगेटिव वोल्टेज होती है जब हम वो कलेक्टर प्लेट को दें तो कोई इलेक्ट्रॉन वहां तक ना पहुंच पाए, उतनी। तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, ये सब दे रखा है। क्या पूछा हुआ है? जो इंसिडेंट रेडिएशन है, ये जो रेडिएशन पड़ रहा है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी ये पूछ रखा है। कैसे अब यूज करोगे बच्चे? आपको जो चीजें गिवन है इस इक्वेशन में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बच्चे, कुछ चीजें हम बता देते हैं यहाँ पर। जैसे कोई बच्चों के डाउट है कि सर ई की वैल्यू क्या होगी? ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 विद सुटेबल यूनिट्स। बस बच्चे यही हम इतनी हेल्प करेंगे, आप जल्दी से आगे सिंप्लीफाई करो जल्दी। हमें देखा जाए तो मोस्टली वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ, बट एक्चुअली क्या है, ये इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। क्योंकि वैल्यूज पुट करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। किस चीज़ की? जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कन्वर्जन की दिक्कतें आती है सारी की सारी। तो ये दिक्कतें हैं, इसको बहुत ध्यान से समझो। आप लोगों ने ट्राई किया, लगा अच्छी बात है, बट इसको ध्यान से समझो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो समझ दो बच्चे क्या क्या कहानी है। देखो, ये हमारी इंसिडेंट एनर्जी है रेडिएशन की, ये वर्क फंक्शन है, और ये काइनेटिक एनर्जी की जगह ये आ जाता है, ठीक है? अब हमारे पास ये इक्वेशन ही हम लगाएंगे क्योंकि ऐसी ही वैल्यूज दी हुई है हमको। तो हमें फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालनी है? इंसिडेंट वेवलेंथ। तो एच न्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग? hc/λ। हमारा फॉर्मूला पहले तो ये हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें? क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिख सकते हैं? c/λ, ठीक है? अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं, ठीक है? एक स्टेप और लेते हैं। भाई ये क्या है? वर्क फंक्शन कितना है? 2.14 इलेक्ट्रॉन। हम एक काम करते हैं, इस चैप्टर में ज़्यादातर ना बच्चे जूल में नहीं रखते चीज़ों को। इस चैप्टर में ज़्यादातर हम चीज़ों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब बच्चे ये कहते हैं सर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें? देखो, जो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन में रहने दो और वोल्ट ले लो। वोल्ट कितनी है? 0.6। ये अपने आप ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। इसको जूल में नहीं कन्वर्ट करना। देखो, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन में रहने दो और वोल्ट की जगह वोल्ट पुट कर दो। ये क्या बन गया? अपने आप ही ये वोल्ट हो गया ना, 0.6 वोल्ट, और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आप ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा बताना बच्चे? ये ऐड होके 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहानी यहाँ फंसती है। क्या कहानी फंसती है? hc/λ जो है, सुनो बच्चे, hc/λ जूल में होता है और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम एक काम कर सकते हैं बच्चे, हम ये जो एक्सप्रेशन है ये जूल में है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है,
तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो बच्चे इधर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जूल में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ई से डिवाइड कर देते हैं। अब ई से डिवाइड कर देंगे, हमें एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है। एच की वैल्यू कितनी है लिखी है बच्चे हमने, ठीक है। ई की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸ ये आ जाएगा। एक्चुअल में क्या है बच्चे, ये चीज़ें ना आपको याद रखनी पड़ेंगी। आप कहोगे सर कैसे कर दिए ऐसे, तो इसका तरीका यही है, थोड़ा सा याद रखो। अगर आप किसी चीज़ को, किसी एक्सप्रेशन को इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड करते हो, वो जूल में है, पहले से किस में है वो, जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अपने पास कोई शॉर्ट ट्रिक बना करके लिख लो। अब ये वैल्यूज पुट कर दोगे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, बोलो लैम्डा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें इसे, इधर एक क्या करेंगे बच्चे, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा होता है ना, इसको ऊपर ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू hc/e इंटू 2.74। लैम्डा इज इक्वल टू एच क्या होता है 6.6 × 10⁻34। सी कितना होता है 3 × 10⁸8। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻19। ये हो जाएगा 2.74। और फाइनली आंसर किस में आ जाएगा, वेवलेंथ किस में होती है बताओ, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। आंसर किस में मिलेगा, क्योंकि हमें वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ मतलब वेव की लंबाई, वेवलेंथ की लंबाई जो होती है मीटर में होती है, तो हमें ये फाइनली आंसर मिल जाएगा बच्चों। अब हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है आगे। अगर हम लोग जैसे यहाँ हम आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं, तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, सबसे पहले कैसे डिटरमाइन होता है कि इनकी पावर्स क्या है। तो जैसे हम इन दोनों की वेरिएशन का ग्राफ देख रहे हैं, दोनों की पावर बने और दोनों एक सिंपल इक्वेशन में लिखे हुए हैं। अगर पावर 2 होती किसी की भी तो ग्राफ कैसा हो सकता था, पैराबोलिक हो सकता था। पावर 3 होती तो कैसा होता, क्यूबिक होता। दोनों की पावर कैसी है 1, तो ऑब्वियसली बात है जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा, y = mx + c। अब देखो बच्चे इसमें y क्या होता है और x क्या होता है। भाई ऑब्वियसली बात है, जब हम दो चीजों के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक चीज y एक्सिस पे होती है और एक चीज क्या होती है, x एक्सिस पे होती है। तो हमको जैसे बोला गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिया जाए, मतलब बनाया जाए, तो हम कह रहे हैं ये मान लो ये y एक्सिस पे है और ये किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चे, y = mx + c। जो चीज y एक्सिस पे होती है, y वाला होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है, उसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब अकेला है। देखो y सेपरेट है, बट यहाँ पर हम देखो इसको y ले रहे हैं और इसको x ले रहे हैं। तो अगर इसको हमें y लेना है, क्योंकि हमें y = mx + c इक्वेशन चाहिए, तो y जो होता है, जो y एक्सिस पे होता है वो अकेला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अकेला। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल अकेला है, उसके साथ कुछ चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ है, तो इसको अकेला करो। इस इक्वेशन को दोबारा से ना चेंज करो और इस तरीके से चेंज करो कि हमें y = mx + c की फॉर्म में चाहिए इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसको इधर भगा देते हैं। मैं बताऊंगा मैंने क्यों किया है सब। तो इससे EV0 किसके बराबर हो जाएगा, hν - φ0। फिर इसको अकेला करना है तो E को भी नीचे ले गए, V0 = hν/E। E दोनों साइड चला जाएगा इसके नीचे, φ0/E। अब आप कहोगे सर ये सब क्यों किया मैंने, इसको ऐसे क्यों किया। देखो भाई सीधी सीधी बात है, बात ध्यान से समझना अच्छे। देखो एक इक्वेशन होती है y = mx + c। जो चीज हम y एक्सिस में प्लॉट करते हैं बिल्कुल अकेली होनी चाहिए। क्या आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बिल्कुल अकेला है, एक साइड पे है या नहीं है। देखो y बोले ना, y एक्चुअली क्या है, जब ग्राफ बोला जाए तो मतलब इसको y एक्सिस मानते हैं, इसको x एक्सिस। या मान लो मैंने खुद ही बोला है कि इसको y पे प्लॉट करना है, इसको x पे। तो जो चीज y पे प्लॉट की जाती है वो इक्वेशन में अकेली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अकेली। तो अभी इस इक्वेशन में तो मिक्स्ड है, हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया और ऐसे कर दिया कि ये बिल्कुल अकेला हो गया, ठीक है। तो अब इसे कंपेयर करते हैं, ये क्या हो गया y, ठीक है। अब x क्या होगा इसमें बताना, h/e स्लोप होगा। y और x के बीच का ग्राफ होता है, x क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये x हो गया, y = mx + c। तो फिर m क्या होगा और c क्या होगा, सर m होगा h/e। m क्या होगा बच्चे यहाँ पर, अगर m देखा जाए तो बच्चे यहाँ पर होगा m is in this case m is h/e। अब आप कई बच्चे पूछेंगे सर m क्या होता है, क्योंकि आप लोग कोविड के टाइम में पढ़े हुए हो, कोविड के टाइम में स्लोप सर, जिसको नहीं पता उसको भी तो बताना है बच्चे, ठीक है। और ये c क्या होता है, अगर इसको कंपेयर करो तो ये इक्वेशन ऐसी बन रही है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जब कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जैसे मान लो ये हमारी कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेट अस टेक वी हैव इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये ठीक है।
इधर देखो, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन होती है जो y और x का रिलेशन बताती है। जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये इक्वेशन है। ये क्या बताती है कि x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू यही होगी, ठीक है। ये होती है y इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि इंटरसेप्ट, ये जो c होता है इसे इंटरसेप्ट कहते हैं। ये क्या होता है और ये स्लोप क्या होता है, ये जानना जरूरी है। देखो इंटरसेप्ट मतलब कि वो लाइन y एक्सिस पे कहां कट कर रही है उसे इंटरसेप्ट कहते हैं। जैसे इसका इंटरसेप्ट 2 है, मतलब ये पॉइंट क्या होगा 2, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। जिसको पता, अच्छी बात है, याद आ जाएगा फिर से, क्योंकि हमें तो भाई बार बार बताना होता है, आप लोग एक बार में तो समझते नहीं हो, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि ये इंटरसेप्ट है, तो इसका इंटरसेप्ट किधर होगा, इसका इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है, फंक्शन, यहाँ इंटरसेप्ट ये है माइनस में, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है ना। तो इसकी इक्वेशन के हिसाब से अगर हम इंटरसेप्ट देखें एज पर दिस इक्वेशन r इंटरसेप्ट इज माइनस फाइव नॉट बाई ई, ठीक है। अब m क्या होता है, स्लोप। स्लोप मतलब बच्चे कोई लाइन कितनी स्लैंटेड है, कितनी टिल्टेड है। स्लोप ज्यादा होगा, जैसे हम चढ़ाई करते हैं स्लोप ज्यादा है भाई, तो ज्यादा स्लोप होगा। कम स्लोप होगा तो कम स्लोप, मतलब कि कितनी ढलान है उस हिसाब से होता है, उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यह स्लोप की वैल्यू है h बाई ई। h और e की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी स्लोप की, ऑब्वियस सी बात है। वो बताते हैं कितना स्लोप है भाई। ज्यादा स्लोप होगा तो ज्यादा खड़ी लाइन होगी, कम स्लोप होगा तो होगी। स्लोप 0 होगा तो लाइन कैसे होगी, फ्लैट होगी। कैसे होगी, फ्लैट, जैसे पहाड़ पर स्लोप ज्यादा होता है। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, देखो अच्छे, ऑब्वियस सी बात है भाई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो ग्राफ भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमको ये दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। बट स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे भी हो सकता है, देखो एक स्ट्रेट लाइन यहां से भी चालू हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकती है, कैसे भी इक्वेशन हो सकती है। देखो अच्छे, कोई इक्वेशन ऑरिजिन से तब चालू होती है यहां से जब उसका इंटरसेप्ट क्या हो जाए, 0। इंटरसेप्ट क्या हो, 0। अगर किसी इक्वेशन का इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है तो ऊपर से चालू होती है, और किसी इक्वेशन का इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है तो नीचे से चालू होती है, यहां से। देखो दिखाते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स आपको जरूरी चाहिए अच्छे, ये फिजिक्स नहीं है, यहाँ मैथ्स यूज हो रही है। ऐसी ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा क्यों बना, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कि ये जो लाइन है वो माइनस वाई एक्सिस पे कट करेगी। ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ एक्स की जगह, एक्सिस की जगह क्या है हमारे पास इस केस में, बोलो। यहाँ एक्स एक्सिस क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस क्या है हमारा, क्या है बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये कहां कट करेगा, माइनस वाई पे, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस पे वो कहां कट करेगी। पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता तो पॉजिटिव वाई पे कट करती, नेगेटिव है तो वाई एक्सिस पे नेगेटिव। बट इसमें ये ग्राफ नीचे नहीं आता है, नीचे कैसा नहीं आता हमारे केस में। इस केस में बताता हूँ, हमारे केस में नीचे कैसा नहीं आता, मैं अभी डिस्क्राइब करता हूँ बच्चे। और इस ग्राफ को जैसे हरी ने बताया था स्टार्टिंग में क्या है, इसको मैं अब इलेबोरेट करता हूँ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो एक चीज होती है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक होता है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो मैंने मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बता दिया कि ग्राफ किस तरीके से आएगा, इसका नेचर कैसा होगा। बट अब मुझे आपको बताना है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का इसमें मतलब क्या है, देखो इधर देखो, मान लो एक मेटल प्लेट है, ठीक है, इस पे रेडिएशन फॉल करता है। अगर मान लो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कमजोर है, काफी कमजोर फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड से भी कम, थ्रेशोल्ड से भी कम, काफी कमजोर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है, क्या इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा या नहीं होगा? भाई अगर रेडिएशन कमजोर है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के काबिल नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप कम फ्रीक्वेंसी दोगे, मतलब अगर मान लो मेटल प्लेट पर कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराओगे, तो जो रेडिएशन होगा, जो फोटोन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल ही नहीं पाएगा। तो निकाल नहीं पाएगा, क्या कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा? क्या कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप क्यों करना? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल देना पड़ता है उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मैं कहूँ हरी, जैसे मान लो हरी अभी बच्चा है, अभी जॉब वॉब नहीं करता है, ठीक है, हरी क्या इनकम टैक्स दोगे आप अब निजी लेवल पे? तो कहोगे ये कहेगा सर मैं तो कोई काम ही नहीं करता, मैं इनकम टैक्स क्यों दूंगा, इनकम ही नहीं है तो मेरी तो फिलहाल, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो रेडिएशन है, अब इतना सफिशिएंटली एनर्जी नहीं कैरी कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। जब इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात का? तो स्टार्टिंग में आप देखो बच्चे, देखो अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम होती है, कम मतलब देखो यहाँ से कम है, ये वैल्यू क्या है
कम है। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन ही नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो स्टॉप करने की जरूरत भी नहीं है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। बट अगर आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो बढ़ाते बढ़ाते मान लो थ्रेशोल्ड तक ले आओ, चलो, और थ्रेशोल्ड से ऊपर ले जाओ। अगर आप थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस पे फॉल करा रहे हो तो क्या रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? रेडिएशन जब प्लेट पे पड़ेगा क्या इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा या नहीं होगा? अगर हमारे जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी सफिशिएंटली हाई है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको रोकने के लिए सामने वाली जो प्लेट होगी, कलेक्टर प्लेट, उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। तो अगर हमारे पास हम इस पे रेडिएशन फॉल कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा, और जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन फॉल कराओगे उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। हमने बच्चों आपको बताया था ना, देखो अगर हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी वाला। समझ आया? बड़ी तेजी से आ रहा है रेडिएशन, थोड़ा ऐसे निकला और इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकला, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो उसको रोकने के लिए पोटेंशियल भी क्या चाहिए होगा, ज्यादा। तो आप देखो जैसे जैसे हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे स्लोप क्या है इस ग्राफ में, जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है एज पर दिस रूल, हियर इन दिस ग्राफ, ये हमारा इंटरसेप्ट है और ये हमारा स्लोप है। तो ये बच्चे हमारा ग्राफ है, ठीक है। इसको देख लो, कुछ एक दो न्यूमेरिकल दे देते हैं, काम आ जाएगा आपके, ठीक है बच्चों। अब हम आपको बताते हैं कि दो क्वेश्चन जो हमने आपको दिए उसका सॉल्यूशन क्या आएगा। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ एक ग्राफ दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का, और हमसे प्लैंक्स कांस्टेंट पूछ रखा है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो चेक, हमें पता है कि जो ग्राफ होता है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है, उसका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, h/e होता है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, h/e। तो दो पॉइंट ले लेते हैं, एक और ये दो। तो यहाँ बताना क्या फर्क है y में और x में। देखो बच्चे, डेल्टा y कितना हो जाएगा यहाँ, और डेल्टा x क्या हो जाएगा। डेल्टा y कितना हो जाएगा, 1.23 माइनस 0, क्योंकि y 0 है। x क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस 3 हो गया, माइनस 5 हो गया, 1.23/3। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या इसको हमें किसी स्टैंडर्ड यूनिट में और कन्वर्जन करना है। देखो अच्छा, क्या पहले से ही चीज़ें SI में दे रखी हैं? एक मिनट को, एक गड़बड़ है इसमें। x जो है वो ना 10 की पावर में है, ध्यान रखना, यहाँ 10 की पावर है तो हम साथ में 10 की पावर 4 लगा देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या इसे और किसी यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत है? क्या ये पहले से ही SI सिस्टम में है या नहीं है? देखो बच्चे, दोनों चीज़ें पहले से ही SI सिस्टम है। कैसे? देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, वोल्ट एक ऐसा यूनिट है, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है, हर्ट्स भी एक ऐसा यूनिट है। तो सारी यूनिट अगर ऐसा ही है तो कोई कन्वर्जन की कोई नीड नहीं है। तो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट ये आ जाएगा इसके बराबर, इसको यहाँ पुट कर देंगे हम। प्लैंक्स कांस्टेंट की प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी हमको, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एच और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ तो इसको बच्चे हमें सिंप्लीफाई करना होगा फर्दर। अब जब अगर आप ढंग से सिंप्लीफाई करोगे, 0.656 ढंग से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। शायद मे भी ये 14 है बच्चे, सॉरी 4 नहीं 14 कर, यही चक्कर पड़ रहा है। 14 कर लेना, यहाँ 14 लिखा हुआ है, सॉरी, तो ये 14 कर लेना। अब सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपको प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। मे भी मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी होगी, क्योंकि 4 नहीं 14 होगा, क्योंकि इतना 4 नहीं होता है, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये बच्चे, इससे अगर आप आंसर निकालोगे, खैर हमारा तो मेन काम बच्चे इस पर नहीं है कि आंसर क्या है, वो तो चलो बाद में आ ही जाएगा, ठीक है। हमारा मेन काम क्या है, हमें बताना क्या प्रोसीजर अपनाते हैं हम लोग, कैसे निकाला जाता है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चे कि ये दो मेटल्स हैं, इनके लिए यही ग्राफ दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का, और पूछा गया है कि ऐसा क्या कारण है कि दोनों मेटल्स के लिए स्लोप सेम है। ऐसा क्या कारण है कि दोनों का स्लोप सेम है? स्लोप दोनों का सेम क्यों है बच्चे, कोई बच्चा आप में से बताएगा? वाई स्लोप फॉर बोथ मेटल्स आर सेम? स्लोप दोनों का सेम क्यों है? देखो बच्चे, अगर हम इक्वेशन की बात करें, हमारी इक्वेशन क्या आई थी, माइनस ये थी। अब इस इक्वेशन में देखो बच्चे, चाहे किसी भी मेटल के लिए इक्वेशन बनाएंगे, हर मेटल के लिए स्लोप तो हमेशा क्या रहेगा, h/e रहेगा। h क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट।
ई क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या अगर मेटल चेंज कर देंगे तो एच या ई की वैल्यू चेंज होगी या हर मेटल के लिए एच और ई सेम रहेगा? देखो बच्चे, अगर मेटल चेंज करेंगे तो मेटल का वर्क फंक्शन जरूर चेंज हो सकता है, क्योंकि हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो वर्क फंक्शन चेंज भले ही हो सकता है, बट स्लोप हर केस में सेम रहेगा। तो हम कहेंगे इन केस में कि एज इफ यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, स्लोप ऑफ ऑल मेटल्स विल बी सेम। सब मेटल इसलिए सेम रहेगा क्योंकि एज वी नो दैट स्लोप इज गिवन बाय h बाय e एंड वैल्यू ऑफ e इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो अगर नेचर ऑफ मटेरियल पे इंडिपेंडेंट है तो सेम रहेगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है किस केस में अगर इलेक्ट्रॉन का जब एमिशन होगा, अगर जैसे मान लो 2 मेटल प्लेट हैं, एक M1 और एक M2, दोनों पे सेम रेडिएशन फॉल कर रहा है, किस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी? देखो एक्चुअली क्या है, इसका जजमेंट इससे होता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा किसकी कम है। इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। इसका क्या मतलब है? कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या मुश्किल है? सर इलेक्ट्रॉन निकाल किस में इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है, इसमें या इसमें? V2 में। सर ये आपने गलत नहीं बनाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हाँ नहीं सही है। V0 है वो आपने वहाँ पे लिखा है और यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी लिखी है। हाँ तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी है ना। ये क्या दिक्कत तो है? आपने यहाँ पे V1 लिखा है। न्यू लिखा है बच्चे, न्यू 1 न्यू 2। हाँ, new1, ठीक है, देखो बच्चे, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालना जितना आसान होगा उसमें जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि दोनों में सेम एनर्जी की रेडिएशन फॉल करा रहे हो। इसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन को कम चाहिए, देखो मान लो हरी है और ये 2 बच्चे हैं, दोनों ने पापा से 1000 रुपये मांगे, दोनों को मूवी देखने जाना है। अब ये चला गया महंगे वाले थिएटर में, मान लो दोनों के पास है, एक है हरी और एक है मान लो ये बच्चे क्या है, मैं नाम भूल गया यार, विपुल। ठीक है, मैं दिमाग जब से कोविड हुआ है ना थोड़ा स्लो हो गया है। मेरे को नहीं बोलते ना। हरी, अरे इसका आपका नाम भी मैंने हरिदा शैतान बच्चे के नाम से सेव कर रखा है। दोनों के 1000 रुपये। अब विपुल ऐसी मूवी थिएटर चला गया जहाँ टिकट 700 रुपये, और हरी सस्ती वाली मूवी थिएटर चला गया। अब हरी को बाकी ऐश करने के लिए, मतलब मजे करने के लिए ज़्यादा पैसे बचेंगे, 700 रुपये, इसके पास कम पैसे बचेंगे। सेम केस है, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब इसको स्टार्टिंग में इनिशियली कम एनर्जी लग रही है, तो इसको बचेगा क्या? ज़्यादा, क्योंकि दोनों को सेम एनर्जी मिल रही है। लिखा है ना क्वेश्चन में कि वी आर प्रोवाइडिंग सेम इंसिडेंट रेडिएशन इन बोथ केसेस। ठीक है, तो समझ में आया?